हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10th और 11th के आर्ट्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। क्लास 10th में हम लोग 4 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग SST सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट किए हैं हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। कुछ टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया और इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, यानी कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी की क्रांति के बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के बारे में अध्ययन किया, वियना सम्मेलन के बारे में पढ़ा। फिर चार्ल्स 10वां, जो कि 1830 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। उसके बाद हम लोगों ने 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में जाना है। 1830 की क्रांति को जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव के बारे में, यानी कि 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसने फ्रांस पे अपना क्या प्रभाव दिखाया, किस प्रकार का प्रभाव डाला लोगों पर, यानी कि जनता पर। तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे टॉपिक को पढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के यानी प्रभाव को देखेंगे हम। 1830 की क्रांति इस बात का प्रतीक था कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। इसका हम लोग अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। 1830 की क्रांति इस बात का प्रतीक था, यानी कि इस बात का प्रमाण था, सबूत था कि देश में वहां पर कट्टर राज सत्तावादी, कहने का मतलब, कट्टर का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, राज सत्तावादी का मतलब हम लोग जानते हैं। राज सत्तावादी, जो राजा सत्ता को चला रहा है, राजा अपने मन से सत्ता को चला रहा है, जनता से उसका कोई मतलब नहीं है, उसी को हम लोग बोलेंगे राज सत्तावादी। उसका प्रभाव 1830 की क्रांति में पड़ा। कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव 1830 की क्रांति के बाद कम हो रहा था, तो ये प्रभाव एक प्रकार से पड़ा। अगला प्रभाव क्या पड़ा? वास्तव में यह क्रांति वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोगों की स्वतंत्रता की पक्की राय की देन थी। लोग बिल्कुल चाहते थे कि हमारा जो राष्ट्र है वो स्वतंत्र हो जाए। उन्होंने अपना राय दिया और इस क्रांति में मध्यम वर्ग का भी भूमिका रहा। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, लोगों की स्वतंत्रता की पक्की राय की देन थी। इस प्रकार एक प्रभाव ये भी पड़ा 1830 की क्रांति पर। 1830 की क्रांति पर इस प्रकार प्रभाव ये डाला। तीसरा प्रभाव देखेंगे हम लोग, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के राय को पुनर्जीवित किया। इस क्रांति ने जो है फ्रांसीसी क्रांति के राय को फिर से पनपना शुरू किया। जब 1830 की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के पहले वाले राय, यानी कि फिर से राष्ट्रीयता की भावना का उदय कहीं ना कहीं 1830 की क्रांति के बाद यह प्रभाव डालता है। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के राय को पुनर्जीवित किया, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। अगला हम लोग देखेंगे, इस क्रांति ने वियना सम्मेलन के उद्देश्यों को गलत साबित किया। आप लोग जानते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन में कौन कौन से विदेशी शक्तियों ने भाग लिया? ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया। लेकिन इन सम्मेलन के उद्देश्यों को, इनका उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना।
पुराने व्यवस्था को थोपना, जनता पर अपना अधिकार जमाना, लेकिन इन सारे बातों को 1830 की क्रांति ने गलत साबित किया। इस क्रांति ने वियना सम्मेलन के उद्देश्यों को गलत साबित किया। 1830 की क्रांति के प्रभाव इस प्रकार, ये भी एक प्रभाव डालता है 1830 की क्रांति पर। अब देखिए, यह क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पड़ा, इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं कैसे पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, इसका प्रभाव जो है 1830 की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पड़ा बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा, और वहाँ पे राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना पनपी। राष्ट्रीयता मतलब आप लोग जानते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, और देशभक्ति यानी कि देश के प्रति भी प्रेम। ये बात कुल मिला के एक ही है। आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव और इसका प्रभाव, यानी कि 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट। इसका प्रभाव यूरोप के पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश पर पड़ा। यूरोप के पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश पर पड़ा है, समझे आप लोग। आगे देखेंगे, राजनीतिक एकीकरण यानी कि सरकार का एकीकरण हुआ। ये भी कहीं ना कहीं 1830 की क्रांति पर प्रभाव डालता है कि सरकार एकजुट हुए, राजनीतिक एकीकरण हुआ। आगे देखिए, संवैधानिक सुधार हुए, संविधान में भी मतलब संवैधानिक सुधार हुआ। तो इस प्रकार ये सब जो बातें हैं कहीं ना कहीं 1830 की क्रांति पर प्रभाव डालती हैं। तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव। आगे देखेंगे, इस क्रांति की वजह से राष्ट्रवाद की भावना का मार्ग खुला। यही क्रांति की वजह से, यानी कि 1830 की क्रांति की वजह से राष्ट्रवाद की भावना का मार्ग खुला, यानी कि मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे कि कुछ देशों में राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े हुए। अभी यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1830 की क्रांति के प्रभाव, यानी कि 1830 की जब क्रांति हुई तो उसमें प्रभाव क्या क्या पड़े उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें बहुत ही हम लोग का जो है पॉइंट है उसको जान लेंगे। तो 1830 की क्रांति के प्रभाव अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर में 5 नंबर में, आप लोग बिना डरे हुए अपने दिमाग से लिखेंगे, ना कि रट्टा मारने वाले दिमाग से, अपने माइंड से लिखेंगे। रट्टा मारने वाला काम यहाँ पर नहीं करना है। तो कुछ देशों में राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े हुए। अब देखिए, आंदोलन क्यों खड़े हुए, ताकि इन देशों का एकीकरण हो जाए। एकीकरण होगा तो जनता एकजुट होंगी, जनता एकजुट होगा तो राजाओं का राज खत्म हो जाएगा, राजा राज करने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता का एकीकरण हो जाएगा। जनता का एकीकरण होगा, देश का भी एकीकरण हो जाएगा, ताकि इन देशों का एकीकरण हो जाए। किन देशों का? कुछ देशों में राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े हुए, तो उन्हीं देशों में, ताकि देशों का एकीकरण हो जाए। ठीक है, आगे चलेंगे। इटली, कौन कौन से देश थे? कुछ देश कौन कौन से थे उसके बारे में देख लेते हैं। इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी। आगे ये सब देश थे जिनमें राष्ट्रीयता की भावना के कारण आंदोलन खड़े हुए, ताकि इन सभी देशों में इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में एकीकरण हो जाए, इन देशों का एकीकरण हो जाए। आगे देखेंगे हम लोग। आगे चलकर लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगे। आगे चलकर लुई फिलिप, अब भाई लुई फिलिप कौन है आगे हम लोग देखेंगे। लुई फिलिप कौन है, तो चलिए लुई फिलिप के बारे में हम लोग 1848 ईस्वी की क्रांति पढ़ेंगे तो लुई फिलिप आएगा। तो चलिए हम लोग लुई फिलिप के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में। देखिए 1848 ईस्वी की क्रांति। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। कब? 1848 ईस्वी की क्रांति के समय लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का राजा था। ठीक है, तो चलिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उदारवादी कहने का मतलब वो इतना भी बुरा नहीं था। लुई फिलिप वह
जो स्वतंत्रता की बात, वो भी स्वतंत्रता की बात करता था, सबको समान अधिकार मिले इसका बात करता था। कौन? तो लुई फिलिप। लेकिन यह महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब ये, इसका मानना था कि हम बड़ा बने, बहुत बड़ा बनने का इसको शौक था। अब देखिए, अब ये स्वतंत्रता की बात भी करता है लेकिन इसको बड़ा बनने का शौक था। तो इस प्रकार इसके बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन यह महत्वाकांक्षी था, ये बहुत बड़ा बनना चाहता था। इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। इसने एक नीति लाई। किस 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 की वजह से, मतलब किस कारण ये नीति लाया? तो ये अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक नीति लाया जिसका नाम है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। अब देखिए, अवलंबन किया। आगे चलते हैं। 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? लुई फिलिप ने। 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया लुई फिलिप ने। आगे चलिए। यह कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब यह जनता का बहुत विरोध करता था। जनता और इसके बीच मतलब काफ़ी हर तरह से ही जनता का विरोध करने वाला था। ये जनता के जो भी दुख थे उनको हल करने की क्षमता नहीं रखता था। यानी कि कट्टर प्रतिक्रियावादी, विरोध करने वाला, जनता का विरोध करने वाला था ये। और इसे ही लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आगे चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह किसी भी तरह का संवैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोध करता था। अब देखिए, हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो गीजो था ना, बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था भाई, बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जैसे 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? चार्ल्स 10वां। उसने भी अपना प्रधानमंत्री एक नियुक्त किया था जिसका नाम था पोलिगनेक। वैसे ही 1848 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई फिलिप था। इसने भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? गीजो को, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कब नियुक्त किया? 1840 ईस्वी में। अब देखिए, वह किसी भी तरह से संवैधानिक और सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोधी था। अब देखिए, ये जनता के अधिकार को छीनने में कितना लगा हुआ है। जनता के लिए संवैधानिक और सामाजिक और उनके आर्थिक सुधारों का विरोधी था। सुधार नहीं करना चाहता था, विरोध करता था, सुधार नहीं होगा। तो देखिए, जनता भी जब अपने पर उतर आती है ना, तो देखिए कहीं ना कहीं जनता जब अपने पर उतर आती है तो जनता का ही जीत होता है। चाहे वो राजा हो और चाहे वो राजा का नियुक्त किया हुआ प्रधानमंत्री हो, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गीजो के बारे में। अब देखिए, लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद करता था। इसके बारे में आप लोग समझें। अभी फिलहाल के दौर में हम लोग के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वो भी थोड़ा थोड़ा अपने साथ किसको रखना पसंद करते हैं? आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसको अपने साथ रखना पसंद करते हैं। वही हाल यहाँ पर है। लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद करता था। गरीबों को नहीं, पूंजीपति वर्ग, जिनके पास ज़्यादा दौलत है, माल है, उनको रखना साथ पसंद करता था लुई फिलिप। अब देखिए, इसे शासन करने में अभिरुचि नहीं थी। देखिए, लुई फिलिप को शासन करने नहीं आता था। इस बात से आप मतलब ये शासन करने से परे था। इसको शासन करने की प्रक्रिया, मतलब इसको शासन करने आता ही नहीं था। किसको? लुई फिलिप को। आगे चलते हम लोग। इसे शासन करने में अभिरुचि नहीं थी। अब देखिए, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था। यानी कि वो किसी भी तरह का सुधार नहीं करना चाहता था, जनता का कल्याण करना नहीं चाहता था। कौन? लुई फिलिप। वह एक तरफ तो वो स्वतंत्रता का समर्थक था और एक तरफ वो अपने महत्वाकांक्षी था, बड़ा बनना चाहता था। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था। अब देखिए, जिसके कारण बेरोजगारी और भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके ही कारण बेरोजगारी और भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके बाद गीजो की आलोचना होने लगी। उसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन बात। सुधारवादियों ने, जो सुधार करने वाले थे,
जो राष्ट्रवादी थे, सुधारवादियों ने क्या किया, तो देख सकते हैं यहाँ पर सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, अब देखिए पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन होता है थियर्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब देखिए इसी दौरान जब सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, इसी दौरान लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी उसी दौरान। और 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। जैसे चार्ल्स 10वां गद्दी त्यागने के बाद इंग्लैंड पलायन किया था, उसी प्रकार जो है लुई फिलिप भी गद्दी छोड़ने के बाद इंग्लैंड पलायन कर गया। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। इतने भी आप लोग कमज़ोर नहीं हैं जितना आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग स्ट्रांग है। आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में सोशल सामाजिक विज्ञान आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें 95 प्लस स्कोर करना है। कैसे करेंगे आप लोग देखिए, पढ़ने का स्ट्रेटेजी बदलिए। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मारते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट्टा मारते हैं। इसकी ज़रूरत आप लोग को नहीं है। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग कहानी के तरह, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसे एक बार कहानी के तरह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग को ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चैप्टर से, तो आप लोग देने में उसका उत्तर सक्षम रहेंगे और आप लोग उतना स्कोर करने में भी सक्षम रहेंगे। देखिए आगे चलते हैं। 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को बदला, बल्कि कई देश इस क्रांति से प्रभावित हुए। अब देखिए 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को बदला, बल्कि कई देश इस क्रांति से प्रभावित हुए। अब आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी एक देश में क्रांति हो रही है तो उस क्रांति से वह देश तो प्रभावित हुई, वह देश में क्रांति तो हो ही रही है, साथ साथ उसके अगल बगल के देश भी क्रांति से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे राष्ट्रवाद के प्रति किसी एक देश में क्रांति हुई, उसकी अगल बगल भी क्रांति की लहर दौड़ने लगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि अगर एक देश में क्रांति होती है तो उसके अगल बगल देश भी प्रभावित होते हैं। पीछे भी हम लोगों ने देखा 1830 की क्रांति में, अभी भी हम लोगों ने देखा 1848 की क्रांति में कि 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को बदला, यानी कि पुराने व्यवस्था को बदला, बल्कि कई देश इस क्रांति से प्रभावित हुए। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें अब कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर डाउट होगा तो देखिए मेरा मेहनत बेकार होगा। आप लोग को डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप लोग को दोबारा हम समझाएंगे जो आप लोग को डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इटली का एकीकरण अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इटली का एकीकरण पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इटली के एकीकरण में पढ़ेंगे इटली के एकीकरण की समस्याएं। आखिर इटली का एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, यानी कि इटली के एकीकरण की समस्याएं क्या थी। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। यह कई राज्यों में बटा हुआ था, यानी कि यह कई राज्यों में खंडित था। यह कई राज्यों में खंडित था, यानी कि यह कई राज्यों में बटा हुआ था। इसी वजह से यहाँ अलगाव की भावना थी। अलगाव की भावना, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग अपनी सोच थी, अलग अलग अपनी मतलब अलग अलग जब सोच रहेगी तो कभी किसी भी देश का एकीकरण होना संभव हो जाएगा। अब अलग अलग सोच रहेगी तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो इसी प्रकार इसी वजह से यहाँ अलगाव की भावना थी। कई राज्यों में यह इटली बटा हुआ था, इसी वजह से यहाँ अलगाव की भावना थी। और देखिए जब अलग अलग राज्यों में खंडित था, इसी वजह से यहाँ अलगाव की भावना थी। तो जब अलगाव की भावना थी तो यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था।
उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, उनका दबदबा था कहाँ पर? इटली पर। किसका? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का दबदबा था, हस्तक्षेप था कहाँ पे? तो इटली में। यही कारण है कि इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो देखिए, आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो टॉपिक हमने पढ़ाया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।